मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? चलो ठीक है। दूसरे लोग भी जब तक ज्वाइन करें। जी तो स्टार्ट करते हैं अभी सेशन। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, तो अब पहले क्यू एंड ए सेशन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं लोगों के। जी, तो पहला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सीबीसीटी लूप स्टॉक्स स्टेशन। आवाज क्लियर है मेरी? कोई वॉइस में मुझे बता दे। ठीक है, तो सीबीसीटी के बारे में ये है कि सीबीसीटी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सॉफ्टवेयर एक ही यूज़ होता है जो मोस्ट कॉमन पाकिस्तान में अवेलेबल है, प्लान मिका का। उस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरी एक यूट्यूब वीडियो है मेरे चैनल पे। वहाँ से आप देख सकते हैं, 2 घंटे का पूरा सेशन है उसमें कि कैसे उस सॉफ्टवेयर को चलाना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। बाकी लूप्स के बारे में, लूप्स जस्ट वो पहना के आपको कोई एक पॉइंट देंगे स्टेशन पे, जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है लूप्स के थ्रू। तो लूप्स से जस्ट वो सेटिंग देखेंगे, जो असेंबल करने हैं डिवाइसेस। डिफरेंट कंपनी, उसमें जो लाइट आती है वो आपको असेंबल करनी पड़ेगी।
वो देंगे हाथ में कि आप इस पे लाइट लगा के दें और जो फोकस्ड एरिया है उसको सेट करें। तो वो हर किसी की आई साइट के हिसाब से अलग होता है, हर किसी की विजन के हिसाब से अलग होता है। तो आपको फिर वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से, ज्यादातर वो या तो 18th के रखेंगे। 18th के जो आपके लूप्स हैं, तो आपके किसी भी फ्रेंड के पास अगर अवेलेबल है तो 18th के लूप्स को आप यूज कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें ये चीजें आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरी, अमलगम प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड आर नॉट प्रैक्टिस। देखें, जो भी आपके समिट के बुक्स में प्रिपरेशंस हैं, जनरली अमलगम को वो फोकस नहीं करेंगे। पार्ट टू या एफसीपीएस का एग्जाम का एक सिस्टम है जो करंट ट्रेंडिंग पे जो चीजें हैं वो उन पे ज्यादातर फोकस करेंगे। अमलगम अब आजकल यूज नहीं हो रहा, तो वो उस चीज को कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे। अमलगम की जगह वो आपको लास्ट एक बार आया था, तो एटलीस्ट आपको क्लास 1 और क्लास 2 की प्रिपरेशन कर लेंगे। बट आप अगर इनले या ऑनलेस की प्रिपरेशन करेंगे तो अमलगम की प्रिपरेशन कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। दूसरी बात, जो काफी लोग लास्ट टाइम भी कंफ्यूज हो रहे थे, इतने डिफरेंट किस्म के बर्स वो यूज कर रहे थे, ये चीजें वो चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके समिट और आर्ट एंड साइंस में जो स्टैंडर्ड बर्स के नेम दिए गए हैं, जस्ट वो आप उन पे फोकस करें, उनके बारे में आइडिया हो। क्योंकि स्टेशन पे आपको वो रखेंगे बर्स, जो भी आपके बुक्स में रिकमेंडेड चीजें हैं वो सब सारी चीजें वहीं पे पड़ी रहेंगी। अगर आप इनले फॉर सपोज यूज कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनले के जो 3 मेजर बर्स हैं आपके, डेप्थ कट के हवाले से, टेपर देने और फिनिशिंग करने के हवाले से, तो वो तीनों बर्स आपके स्टेशन पे पड़े रहेंगे। तो प्रिपरेशन जरूर आपने प्रैक्टिस करें, और यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उनको देख लें, सफिशिएंट है। जो आपके फॉरेन के एग्जाम्स की बेंच टेस्ट वगैरह होती हैं, जो आपके क्लिनिकल या फैंटम टच पे प्रिपरेशंस होती हैं, आप उनको देख सकती हैं। वो चेक देख लें वीडियोस, जो भी उसमें अर्मामेंटेरियम जो भी स्टेप्स यूज हो रहे हैं, आपने वही स्टेप्स एग्जाम के दौरान करने हैं। क्या सीबीसीटी में इम्प्लांट प्लानिंग हमें करनी चाहिए? इजी है। प्लान में का सॉफ्टवेयर में जस्ट सिलेक्ट ऑन द इम्प्लांट का ऑप्शन, वो आप उस पर रखेंगे। इसमें इतना कोई डिफिकल्ट चीज उसमें नहीं है। जस्ट वो आपसे देखेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे इम्प्लांट का मेन्यू है, उस मेन्यू में इम्प्लांट सेलेक्ट करके जस्ट उस स्क्रीन पे लगाना है कि यहाँ पे मैं इम्प्लांट रखेंगे। कोई डिटेल्ड प्लानिंग आपसे नहीं करवाएंगे कि जो पेशेंट पे हम जनरली करते हैं डिटेल्ड असेसमेंट, वो कुछ भी नहीं होगी। वो जस्ट आपके बेसिक्स देखना चाह रहे हैं कि आपको सीबीसीटी बेसिक चलाना आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है, टॉक्स के लिए प्रिपरेशन कर दें, बिल्कुल आपने करनी है। और ज्यादातर फोकस करें सिरामिक्स वालों पे, क्योंकि ट्रेंडिंग पे वही चल रहे हैं। तो गोल्ड वालों की बजाय सिरामिक्स पे ज्यादातर फोकस करें। जो सिरामिक ऑनलाइन की प्रिपरेशन स्टेप्स हैं, आप यूट्यूब पे चैनल देख सकते हैं वीडियोस, और वही स्टेप्स को फॉलो करना है। जो बर्स उसमें दिए गए, जो स्टैंडर्ड आपके बर्स बुक में दिए गए उस उनको देखना है। ओवरऑल टॉक्स टॉक्स के बारे में आपसे मैं वो डिस्कस करूंगा, शॉर्ट लॉन्ग केस वो भी डिस्कस करूंगा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, और हम डिस्कस करते हैं जो मैंने स्लाइड एक बनाई है। जी, तो आज डिस्कस करेंगे। तो पहली एक चीज जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी आपके पार्ट 2 के एग्जाम में, आई थिंक सबने सुना होगा कि कंट्रोल योर नर्व्स, आपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। तो वो उस चीज का क्या मतलब है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, शायद कि लोगों ने देखी होगी, पर इसको वीडियो को देख ले। मैं एक शेयर करूंगा वीडियो, उसके टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है। Pressure changes everything, pressure. Some people, you squeeze them, they focus. Others fold. Can you summon your talent at will? Can you deliver on a deadline? Can you sleep at night? तो लोग कहते हैं कि जनरली हम होशियार हैं, हमने तैयारी इतनी की और हम चीज ये नहीं निकाल पाए एग्जाम। तो ये उनके लिए वीडियो थी कि जो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा एग्जाम नहीं निकला, हमने इतनी मेहनत की, दूसरे लोग इतनी मेहनत नहीं करते।
तो उनके लिए ये वीडियो थी। कंट्रोल योर नर्व्स का मतलब उसमें यही है कि आपने एग्जाम के दौरान अपने आप को काम रखना है और खुद को एज ए ट्रेनी। और एग्जाम मतलब आप, अगर आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं कि एग्जाम पास होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं होगा, उसी दिन आपका एग्जाम निकलेगा, वरना नहीं निकल पाएगा। अगर आपको उस दिन भी टेंशन आ गई कि एग्जाम की पता नहीं क्या होगा, ये चीजें क्या होगी, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अगर कोई मुझे वॉइस में ही बता दे। ठीक है। नजर आ रही है। ठीक है। ओके। तो पहले हम कंपोनेंट पे आ रहे हैं टॉक्स के हवाले से, जो मैं आपको गाइडलाइन देना चाहूंगा कि टॉक्स में किन चीजों का ख्याल रखना है। 12 स्टेशन आपकी एक बार अटेम्प्ट में 12 थी, दूसरी बार 10 स्टेशन थी। सारा हैंड्स ऑन है, कोई वाइवा आपसे नहीं लेगा। एग्जामिनर चुप करके बैठ के वो आपको असेसमेंट करेगा कि आपने सारी चीजें फॉलो की या नहीं, जो टास्क दिया गया है उसको देखना है। तो पहली जो गाइडलाइन दूंगा, एनालाइज सराउंडिंग। जिस भी स्टेशन पे जाएं, वहां पे ट्रे पे जो भी आपके मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स पड़े हैं, वो आपने सारे यूज करने हैं। अगर आपने काम एक अच्छे से किया बट आपने कोई ना कोई एक चीज, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल आपने स्किप कर दिया, आपने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या उसकी जरूरत नहीं है, यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स। एक चीज ये जरूर नोट कर ले, आपके ट्रे पे जो भी चीज पड़ी है मतलब आपने वो सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। लास्ट टाइम एक काफी लोगों ने गलती की थी, और मुझे उस एग्जामिनर ने फिर मुझे उस पर कहा था कि टेम्पररी क्राउन की स्टेशन थी, और काफी लोगों ने टेम्पररी क्राउन हर चीज स्टेप्स वगैरह फॉलो कर दिए, सब चीज बना लिए, बट दे डिड नॉट चेक उसकी हाई स्पॉट चेक करना भूल गए। आर्टिकुलेटिंग पेपर वहां पे पड़ा था। तो जब मैंने वो आर्टिकुलेटिंग पेपर मैंने उठाया, क्योंकि मुझसे पहले काफी ट्रेनिंग्स करके गए थे वो एग्जाम, और फिर मैंने आर्टिकुलेटिंग पेपर करके वो बाइट असेसमेंट की, तो मुझे एग्जामिनर ने कहा कि आप पहले कैंडिडेट हो जिसने ये चीज यूज की है। द थिंग इज, वो आपको करनी पड़ेगी। ट्रे पे जो भी चीज है, अगर आपकी पेंसिल पड़ी है आपको यूज करनी है। अब आपको वो देखना है कि वो चीज कहाँ पे यूज हो रही है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। वो आपको यूट्यूब वीडियोस में से मिल जाएंगी। आपके जो भी टेक्निक्स वाले प्रोसीजर्स हैं आपके समिट में, आपके आर्ट एंड साइंस में, टेक्निक्स वाली जो पिक्चर्स हैं वो स्टेशन समझें आपकी आएगी एग्जाम्स में। आपकी इनले हो गई, ऑनले हो गई, मैट्रिक्स प्लेसमेंट, जो भी किस्म की मैट्रिक्स, और आपको जो मटेरियल वो प्रोवाइड करेंगे, बुक्स के बाहर कोई भी एडिशनल चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो बुक्स में दी गई हैं उससे बाहर अलो ही नहीं है एग्जामिनर्स को। क्योंकि मैं भी अभी सुपरवाइजर बनने वाला हूँ, मुझे भी एग्जाम सारे ये सबमिट करवाने हैं, तो वहां पे हमें ये सिखाया जाता है कि वो जो चीजें हम दे रहे हैं वो बुक्स के बाहर हमें नहीं देनी होती। तो एग्जामिनर्स के ऊपर भी ऐसा नहीं समझेंगे। एग्जाम पहले हम भी ये समझते हैं कि एग्जामिनर्स के ऊपर कुछ नहीं होता, बट बीइंग अब हम एग्जामिनर बनने जा रहे हैं, तो एग्जामिनर के ऊपर भी बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, और उनको एक एक चेक एंड बैलेंस दिया जाता है, और वो चेक किया जाता है कि आप एग्जाम को टफ ना करें। जो चीज़ ध्यान से दे रहे हैं कोशिश करें बुक से, तो बुक से बाहर नहीं जाना एक चीज़। और स्टेशन पे जो भी चीज़ पड़ी है, मेक श्योर यूटिलाइज करना है। ठीक है। दूसरी चीज, जो स्टेशन पे आप उनको टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क अगर आप करेंगे लाइक चेक लिस्ट की तरह है। वो उस पे चेक लिस्ट करते हैं, रिजल्ट आपकी एग्जाम ब्रांच में ही बनेगी, वो मार्क्स वगैरह नहीं देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको एक स्टेशन दिखा रहा हूँ कि आपने ईपीटी करनी है, तो ईपीटी करने के लिए वो क्या क्या स्टेप्स चेक करेंगे, वो आपके यही स्टेप्स चेक करेंगे। आपने पेशेंट को ग्रीट किया नहीं किया, इंट्रोड्यूस किया, कंसेंट ली, पोलाइट है, ब्रीफ हिस्ट्री ली, ड्राई किया, आइसोलेट किया। तो ये सारे स्टेप्स पे वो टिक मार्क करते जाएंगे, और उसके हिसाब से आपकी आंसर की बनेगी टॉक्स में भी। अब एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट की स्टेशन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा टॉक्स का आइडिया दे दूं, जस्ट लाइक आपकी ये चेक लिस्ट इस किस्म की होती है एग्जामिनर के पास, कि आपने अगर एक्सेस कैविटी बना रहे हैं तो आपने बर सही से सिलेक्ट किया, स्ट्रेट लाइन किया, डीरूफिंग सही से की, एंडोजीबर यूज किया नहीं किया, आपने केनाल लोकेट कर लिए, DG16 प्रोब आपने यूज किया नहीं किया,
वॉल्स आपकी स्मूथ है या नहीं है, तो ये चेक लिस्ट करेंगे। ये सार नो पे आंसर्स आते हैं और कुछ भी मार्क्स नहीं आती। वो कमेंट्स लगा देते हैं। अगर कोई भी आपका थोड़ा बहुत इधर उधर एग्जाम की प्रेशर की वजह से थोड़ा हो गया, वो कमेंट्स लगा देंगे, आपकी मार्क्स पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा, बजाय कि आप इतना ज्यादा बड़ा ब्लंडर कर दें। इवन आपकी क्लीनिंग शेपिंग पे अगर आप बात करें, तो आपने हाइपोक्लोराइड सही से यूज किया, साइड वेंटेड नीडल्स की या नहीं की, आपने किस तरीके से इरिगेशन की, आपने ईडीटीए यूज किया, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स आपको वहीं पे पड़े मिलेंगे। जस्ट लाइक सीक्वेंस की अगर बात करें, तो वो होगा सब में पानी, बट वो उस पे ग्लास पे नाम लिखा होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेलाइन, ईडीटीए, सेलाइन रिंस। तो ये सारी चीजें आपकी वो जो पड़ी हैं ट्रे पे, आपने इस्तेमाल करनी है। अगर एंडो एक्टिवेटर या डिवाइस पड़ा है, तो आपने वो इस्तेमाल करना है, नहीं पड़ा तो उसको इग्नोर कर दे। ट्रे के ऊपर जो चीज पड़ी है, यू हैव टू यूज इट। इवन ऑब्चुरेशन के लिए कुछ इस तरीके से आपकी असेसमेंट क्राइटेरिया होगी कि आपने मास्टर जीपी चेक की, आपने सीलर सही से लगाया, प्लंगर आपने सही से सिलेक्ट किया। तो जो डिवाइस पड़े, पिछली बार तो एक बार तो एक ही डिवाइस पड़ा था, लेकिन लास्ट टाइम हमारे टाइम पे उन्होंने 2 से 3 डिवाइसेस रख दिए जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो जो आपको उनमें से इजी लगे, आप वो इस्तेमाल कर लें। कोई एक चीज नहीं है कि बस एक ही किस्म का आपका वार्म वर्टिकल ऑब्जर्वेशन सिस्टम होगा, नहीं। आपके इवन जो मार्केट में चाइनीज ब्रांड्स हैं, वो भी उन्होंने इस बार एग्जाम में रखे थे। वीनियर प्रिपरेशन की टॉक्स, उसकी कुछ इस किस्म की आपकी असेसमेंट क्राइटेरिया है कि आपने बर सही से सिलेक्ट किया, आपने प्रिपरेशन जो आपकी बुक्स में गाइडलाइंस दी गई हैं, आपने उसको फॉलो की या नहीं की। मैं इस वजह से ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं होती, वो ये सार नो होता है। मार्क्स आपकी जो ऑलरेडी की सबमिट की जाती है कि इस स्टेप, कितने स्टेप सही करेंगे तो इतनी मार्क्स आएंगी, वो एग्जाम एग्जाम ब्रांच के पास होता है, वो सुपरवाइजर के पास या एग्जामिनर के पास वहां पे नहीं होता। अब आते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में। शॉर्ट केस पे पहले आ रहे हैं, तो एक चीज जान लें, शॉर्ट केस पे जितना उस क्वेश्चन में पूछा गया है उतना बताना है, ना एक वर्ड ज्यादा ना एक वर्ड कम। जितना पूछा गया उस बता के चुप करके बैठ जाएं, जब तक एग्जामिनर खुद ना पूछे। खुद ही आप 2 से 3 आंसर नहीं देने। जितना लिखा है उसमें अगर पूछ रहे हैं फॉल्ट क्या है, तो डायरेक्ट एक एग्जैक्ट फॉल्ट बता दो। बाद में एक्स्ट्रा जो वो सवाल उसी में ही पूछेगा कि फॉल्ट आपने कैसे किस हिसाब से कहा कि ये फॉल्ट है। ठीक है। तीसरी बात, कभी भी आर्टिकल से आपने जवाब नहीं देना। आर्टिकल से आपने कुछ भी जवाब नहीं देना। जितना हो सके ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम पे जो आपकी बुक्स की पॉइंट है, फोकस ऑन दैट, उससे आगे कहीं नहीं जाना। आर्टिकल्स में जाओगे फंस जाओगे, क्योंकि काफी एग्जामिनर कुछ लोग नहीं पढ़ते आर्टिकल्स, तो उनके लिए वो कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो इस वजह से आप आर्टिकल्स को अवॉइड करें। ठीक है। दूसरी बात, एग्जामिनर के सामने से सर झुका के नहीं बैठना है। यू हैव टू मेक द आई कांटेक्ट। वो ये छोटी छोटी चीजें आपकी नोट होती हैं जो आपको ज्यादातर लोग नहीं बताते, बट दिस मैटर्स आपके एग्जामिनर के सामने, क्योंकि आप इस एग्जाम को पास करने के बाद यू आर गोइंग टू बी द कंसल्टेंट, तो आपने कंसल्टेंट की तरह बिहेव करना है उस दिन। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है कि आप एज अ ट्रेनी है, नहीं। आप ट्रेनिंग करके गए, आपने आईएमएम निकाल लिया, थ्योरी पास हो गए, यू हैव बिकम ऑलमोस्ट कंसल्टेंट। तो आई कांटेक्ट एग्जामिनर के साथ मेंटेन रखना है। नीचे देख के बात नहीं करनी, आंख ऊपर करके बात नहीं करनी। एक बार अगर आपकी आंख ऊपर हो गई, यू आर गोइंग टू लॉस द एग्जाम। अगर आपने ये आंख मुंह ऊपर करके सोच लिया, छत को देख के सोच रहे, यू आर गोइंग टू फेल द एग्जाम। ये चीज नोट कर लो। ये छोटी छोटी चीजें, जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि हमने लॉन्ग केस भी सही किया, हमने ये सारा किया, ये सारा किया, फिर भी पता नहीं एग्जामिनर्स को क्या चाहिए, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। चेयर पे फर्मली बैठना है, एज पे नहीं बैठना, आराम से स्ट्रेट, ज्यादा भी फिर एटीट्यूड की तरह नहीं बैठना। यू हैव टू सिट लाइक स्ट्रेट मैनर, चेस्ट बाहर निकली हो, फर्म आई कांटेक्ट विद द कंसल्टेंट। ठीक है। झुकना नहीं है, ज्यादा पीछे भी लीन नहीं होना, शोल्डर्स ओपन ओपन रखने। दूसरी बात, जो आपको एक पेपर दिया जाता है टू राइट द आंसर। अब आप देखें, अगर आपके सुपरवाइजर जो डिपार्टमेंट में या ड्यूरिंग आपके ओपीडी में, वो ज्यादातर लिखते नहीं, वो ज्यादातर माइंड में वो सब चीज चलाते हैं, और कोई पेज पे इतनी छोटी छोटी चीज नहीं लिखते। आपको अगर क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट केस में और आपको पेपर भी मिलेगा टू राइट योर आंसर्स,
कोशिश करें, अवॉइड करें, ज्यादातर उस फोकस्ड रहे और ब्रेन में वो सारी चीजें बनाएं। अगर आप एक एक जस्ट बुलेट पॉइंट्स लिख दें, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी कि इसका आंसर मुझे इस तरीके से देना है, जस्ट राइट द मेन पॉइंट। वो आपको पेपर दिया जाता है तो बस आपको जस्ट 2 मिनट के लिए देख लें कि आपको मेन मेन पॉइंट्स क्या बतानी है। और वो कोशिश करें कोड वर्ड में अपने कोड्स बनाए, शॉर्ट फॉर्म में लिखें कुछ भी उसमें। और बार बार अगर आप एग्जामिनर को आंसर दे रहे हैं तो वो पेपर में देख के आंसर नहीं दें। मैंने कहा ना, आपने आंखें मेंटेन रखनी है, फोकस उनकी आंखों में आंखें मिला के आंसर देना है, पेपर में देख के नहीं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर, क्योंकि अभी तो आपने थोड़ी देर पहले, 4 मिनट पहले तो आपने शॉर्ट केस देखा है और अभी अब भूल गए कि आपने क्या आंसर देना है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। एक्सेसिव भी नहीं लिखना आपने पेपर में, ठीक है। और फर्मली बात करना है, डर के बात नहीं, स्मॉल वॉइस में, स्लो वॉइस में बात नहीं करनी, सीधे क्लियर होके बात करना है एग्जामिनर के साथ। क्योंकि काफी तो ओल्ड एज वाले हैं, वो सुनते ही वैसे भी कम है, तो उस वजह से आपने क्लियर एक बात करनी है, क्लियर वर्ड्स निकालने हैं अपने मुंह से, स्ट्रांग होके, ठीक है। ये शॉर्ट केस के बारे में आपको एक आइडिया है। लॉन्ग केस के बारे में 30 मिनट्स दिए जाते हैं आपको, लेकिन कोशिश करें आप अपना काम 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, ठीक है। दूसरी बात, अगर पेशेंट को सीवियर पेन है या इमरजेंसी कोई स्वेलिंग वगैरह है, तो ऐसा नहीं है कोई एग्जाम पास करने के चक्कर में उसको छोड़ दो और कह रहे हो कि नहीं मुझे आपका ये चेक करना है वो चेक करना है। नो, पुट द पेशेंट्स कंफर्ट फर्स्ट। वो एग्जामिनर नोट करते हैं कि आप एग्जाम की बजाय पेशेंट को अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, दे विल नोट इट, और उस पर कभी कभी पास भी कर देते हैं। दूसरी बात, एक टीचर को फॉलो करें। अगर लॉन्ग केस की जो प्रैक्टिस होती है ना, आपको ग्रुप्स में आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिलेंगे। आपको जो ऑलरेडी एक पेपर मिलेगा कि इस तरीके से लॉन्ग केस असेस करना है, आपको डॉक्टर जाजिब की भी वीडियो मिलेगी, आपको एकेयू की भी वीडियो मिलेगी, सबकी वीडियोस देखें। बट यू हैव टू फोकस ऑन वन एग्जामिनर, वन जिसका स्टाइल है। अगर आप जो पेपर वाली जो शीट आपकी ग्रुप्स में चल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरे किसी को भी नहीं देखें लॉन्ग केस प्रैक्टिस, कि लॉन्ग केस के ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं। अगर आप डॉक्टर जाजिब की वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के पास अवेलेबल है, अच्छी वीडियो है उनकी, उनको फॉलो करें। वही जो पैटर्न वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि लॉन्ग केस की ये चीजें असेस करें, जस्ट प्रैक्टिस दैट। एकेयू वाले की, मैडम रोबिया की भी आपकी एक वीडियो मिल जाएगी, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट ये टिप दे दूं, एक थोड़ी सी जो मैंने आपको दे रहा हूं, कि अगर आपके पास एकेयू के एग्जामिनर्स आ रहे हैं तो कोशिश करें डॉक्टर रोबिया वाली को पैटर्न को फॉलो करें। अगर आपको एकेयू के अलावा दूसरे कोई भी एग्जामिनर मिल रहा है पाकिस्तान से, तो डॉक्टर जाजेब वाली वीडियो को देख लें आप यूट्यूब पे। उसके सारे स्टेप्स जो जो वो बता रहे हैं वीडियो में, एग्जैक्ट फॉलो दैट। उसको एक रट्टा लगा लो, जस्ट फॉलो दैट ब्लाइंडली, कुछ वहां पे इतना सोचना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जो ज्यादातर हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने नोट भी किया था, कि वो दे जस्ट रिलाई ऑन द ओपीजी ऑल द टाइम। बस ओपीजी अगर नहीं है तो हम असेसमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चीज नहीं। एग्जामिनर ज्यादातर आपकी सीक्वेंस देखता है कि आपने सीक्वेंस वाले वो सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, दे जस्ट सी दैट। अगर आप बार बार अपना ट्रीटमेंट प्लान ओपीजी को बार बार देख रहे हैं और आते ही आप ओपीजी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो आपके लिए नेगेटिव रिमार्क्स में चले जाएंगे। ये चीजें काफी जो पीजीज हैं एग्जाम के दौरान कंफ्यूज कर लेते हैं, और ये चीज बस ओवरली रिलाय कर लेते हैं ओपीजी के ऊपर, और हर हर चीज ओपीजी को देख के नहीं। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ये आएगी प्रैक्टिस, ये जान लो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, इट इज ओनली द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम के दौरान जस्ट आपने एक शो करना है, यू आर गोइंग टू डू द एक्टिंग। एग्जाम के उस 15 मिनट में आपने इस अपनी स्ट्रेटेजी कोई चेंज नहीं करनी। जो स्ट्रेटेजी आपने 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट फॉलो दैट स्ट्रेटेजी। अगर वहां पे 2 मिनट के लिए आपको माइंड में आ गया ना कि नहीं यार, यहाँ पे ये कि इसको इस तरीके से भला असेस करूं, क्योंकि एग्जाम के दौरान रिस्क नहीं है, वो डू और डाई की सिचुएशन है आपकी। जो प्रैक्टिस आपने जिस स्टाइल में आपने 1 महीने से लॉन्ग केस को या पेशेंट को असेसमेंट करने की प्रैक्टिस की है, टाइमर चला के प्रैक्टिस करें, वही सीक्वेंस आपने एग्जाम के दौरान फॉलो करनी है। एग्जाम के दौरान, पेशेंट असेसमेंट के दौरान आपने दिमाग नहीं चलाना। पेशेंट असेसमेंट के दौरान जो सीक्वेंस आपने प्रैक्टिस की है, जस्ट फॉलो दैट सीक्वेंस, नथिंग एल्स। दिमाग जब ट्रीटमेंट प्लान बनाओ उस वक्त चलाना है, नॉट बिफोर दैट।
ओपीजी को देख के नहीं करो। मैंने अपना एग्जाम दिया था, ओपीजी मेरे पीछे था, मैंने कभी भी ओपीजी को नहीं देखा। वो मैं आपको एक स्टाइल बता रहा हूँ कैसे मैंने नोटिंग की थी कि मुझे ओपीजी को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने क्लिनिकली एक ओपीजी पेपर पे बना लिया था उस पेशेंट का। कोशिश करें लिखें नहीं हर चीज पेपर पे। अब अगर पेशेंट, ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, वो अपने पेपर पे लिखते हैं 15 ईयर मेल पेशेंट। अब मेल, सामने आपने पेशेंट देखा है, उसको मेल लिखने की, वो भी मेल वर्ड भी लिखने की क्या जरूरत? वो 1 सेकंड भी आपने जाया कर दिया। एज आपको अगर याद नहीं भी आ रही, अगर आप एज भूल गए, मिडिल एज बोल दो। को आपका 20-25 से अगर, जाहिर है यंग एज है, इतना तो हर किसी में कॉमन सेंस होता है कि किसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यार ये इस उम्र का बंदा होगा। तो वो मिडिल एज बोल दो, ओल्ड एज बोल दो, यंग एज बोल दो, ये चीजें बोल सकती हो। मेल बोल दो। अब ये वहां पे लोग क्या करते हैं, काफी कैंडिडेट्स लिखते हैं मेल है, ये चीज है, वो चीज। इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं लिखनी होती। टाइम जाएगा आपका, 15 मिनट में आपने हर चीज खत्म करनी है। कुछ भी वहां पे वो चीजें लिखो जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जो आपको जस्ट एक रिकॉल करने के लिए काम आ जाए, क्योंकि उस 30 मिनट के दौरान दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना आपने। उसके बाद ना फैमिली का सोचना है ना किसका, कुछ भी एक वर्ड भी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। ये आप समझ लें, ये समझ लो। और ये मैं टिप दे दूं, आखिरी के 4 दिन, 4 या 5 दिन, 4 दिन एटलीस्ट एग्जाम के, लॉन्ग केस शॉर्ट केस के एग्जाम के दौरान किसी से कांटेक्ट नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस फोकस। और कहीं किसी से इतना मिलना भी नहीं है, जस्ट फोकस प्रैक्टिस। मतलब उस 4 दिन में आपके दिमाग में इस दुनिया की कुछ भी चीज ना हो, ना रिश्तेदार, ना रिश्ते, ना टेंशन, कुछ भी नहीं। आपको फुल्ली एग्जाम के ऊपर रखना है। एग्जामिनेशन की जो सीक्वेंस लोग गलती कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलवेज 4 स्टेप्स हैं बेसिक। पहले जो भी आपको आंखों से चीजें देखनी है, असेसमेंट जो आपकी जस्ट विजुअल ऑब्जर्वेशन से होगी, वो स्टेप 1 में कर दो। स्टेप 2 में हैंड से असेसमेंट करो, पाल्पेशन जो भी है, परकशन, जो भी टेक्सचर, वो करो। स्टेप 3 में इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो, मिरर हो गया, परकस हो गया। स्टेप 4 में इन्वेस्टिगेशंस करनी है। अगर आपकी कोई चीज फर्स्ट स्टेप वाली जो विजुअल ऑब्जर्वेशन करनी थी आपको याद आ गई है सेकंड स्टेप पे, छोड़ दो, लीव इट। ब्रेक नहीं आना, क्योंकि आपका जो रटा लगा हुआ था उस सीक्वेंस की प्रैक्टिस का, ब्रेक नहीं करना। अगर आपसे स्टेप एक मिस हो गया, लीव इट। एट द एंड बाद में जस्टिफाई कर सकते हो कि यस आई फॉरगॉट इट, कोई इशू नहीं है, इतना नहीं हो। एग्जामिनर सख्ती कर लेते हैं, इतना भी टेंशन नहीं लो। बजाय जो उस स्टेप को रिपीट करने में पूरी सीक्वेंस फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस जो सीक्वेंस स्टार्ट करके आए हो उस 30 मिनट में कुछ और सोचना नहीं है, दिमाग नहीं चलाना। इन 4 स्टेप्स के दौरान बस सीक्वेंस फॉलो करो जो 1 महीने 1.5 महीने से प्रैक्टिस करते आ रहे हो। जब वाइवा दो, मैंने कहा ना, डू नॉट लुक एट द रूफ। एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट देख के आंसर करो। थोड़ी भी आपकी आंख ऊपर हो गई या नीचे हो गई ना सोचने के लिए, यू आर गोइंग टू फेल द एग्जाम, ये सोच लो। वो आप भले आंसर करेक्ट दे रहे हैं, हर चीज आपने करेक्ट कर दी, आपको पता है आपने हर चीज कर दी, एग्जामिनर ये चीज नोट होती है छोटी मोटी, कि आपने आंख ऊपर करके सोचा, क्योंकि कंसल्टेंट है आपके सुपरवाइजर, ऐसे आंख ऊपर करके नहीं सोचते कोई भी। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछने जाते हैं, सो दे एक्सपेक्ट यू बी टू बी अ कंसल्टेंट। बार बार पेपर पे भी नहीं देखो जो आपने लिखा है, आपको याद होना चाहिए उस 30 मिनट में। मैंने कहा ना, फोकस और कहीं पे नहीं, आपके ब्रेन में वो सारी चीजें होनी चाहिए उस पेशेंट से रिलेटेड। अगर आप भूल रहे हैं कि अभी आपने 10 मिनट पहले पेशेंट को चेक किया है, यू फॉरगॉट द फाइंडिंग्स, तो मेरी बात सुन लो, एग्जाम नहीं निकलेगा आपका। ये प्रैक्टिस कर लो। कॉन्फिडेंट बैठना है एग्जामिनर के सामने, ठीक है। तीसरी बात, मल्टीपल ट्रीटमेंट प्लान्स नहीं देने। अगर एक बार ट्रीटमेंट प्लान आपने बना लिया, उस पे रुक जाओ, उस पे डिफेंड करो। अगर आपको एग्जामिनर कोई एक चीज दे रहा है कि बेटा अगर ये चीज अगर हो तो क्या करोगे, और आपने फिर उसके कहने पे ट्रीटमेंट प्लान चेंज कर दिया ना, आप फेल हो जाओगे। जस्टिफाई करो फिर कुछ भी तरीके से, एविडेंस बेस लेके। अब जस्ट लाइक मेरे पेशेंट था, मेरे पेशेंट में ट्रीटमेंट प्लान था। मैं आपको दोबारा लिंक एक शेयर करता हूँ, ये इसका टाइमर शायद खत्म हो रहा है। मैं आपको दोबारा ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ।